अच्छा चलो, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात तो हो रहा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मतलब बिजनेस करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बाई करते हैं। मतलब बिजनेसमैन बाई भी करता है, बिजनेसमैन सेल भी करता है। कंज्यूमर वो सिर्फ बाई करता है, कंज्यूमर सेल नहीं कर सकता। कंज्यूमर सेल कर सकता है B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल पे, बट वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मेनली आपको जो दुकानदार कुछ भी चीज सेल करता है उसके बारे में मुझे आपको बताना है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मतलब आज कुछ ऐसा चीज पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जिसमें हम लोग मेनली कवर करेंगे आप लोगों के मन में चलता हुआ, आप लोगों के दिमाग में चलता हुआ सबसे एक पॉपुलर वर्ड है। दुकान में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, स्पेशली अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, आप एक चीज जरूर पूछते हो। सपोज एक मोबाइल खरीदने जाते हो, एक लैपटॉप खरीदने जाते हो, एक गेमिंग कुछ गेम खेलने के लिए जो भी चीजें मिलता है वो खरीदने जाते हो, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछते हो कि दुकानदार को कि भैया गारंटी या वारंटी क्या है, ठीक है। तो आज मेरा डिस्कशन का मेन जो पॉइंट है चैप्टर के अंदर, दैट इज ये वारंटी गारंटी का लीगल मैटर क्या होता है। मतलब ये वारंटी गारंटी क्या ऐसे ही बिजनेसमैन दे देता है, या फिर इसके पीछे उसका कुछ अलग माइंड चलता है, या फिर लॉ इसको क्या कहता है कि भाई कंडीशन, मतलब वो कुछ शर्त पे सेल करता है। सिमिलरली कुछ शर्त के अनुसार वो वारंटी या गारंटी देता है। एग्जैक्टली वारंटी इज वेरी मच पॉपुलर, नॉट गारंटी। तो ये वारंटी जो देता है इसके पीछे क्या कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होता है। तो ये कंडीशन वारंटी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक बहुत वाइटल पॉइंट है और बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इसका एक इफेक्ट है या इम्पैक्ट होता है। तो जो भी बिजनेस का ग्रोथ होता है उसमें ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930s के अंदर आज डिस्कशंस का पॉइंट है, कंडीशन एंड वारंटी। तो आई होप आपको मैं कनेक्ट करा रहा हूँ कि क्या आपको मेनली डिस्कस करना है आज के क्लास में, किस मैटर पे हम सबको आज पार्ट लेके डिस्कस करना है। लेकिन चलो मैटर को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो भी पॉइंट्स है उसमें आगे जाके बात करते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप पहले सुन लो, फिर मन में जो सवाल होगा वो सवाल लिया जाएगा, ठीक है। क्या स्क्रीन शो होगा बताना थोड़ा। यस देखो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है। तो इन आवर लास्ट क्लास ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है। उसमें हम लोग एकदम आचार्य चाणक्य तक पहुंच गए थे कि किस तरह से एग्रीमेंट ऑफ सेल का टेक्निक यूज करके उन्होंने बिजनेस लेवल में क्या बदलाव लाया था आज से 2500-3000 साल पहले। एग्जैक्टली सेल, एग्रीमेंट टू सेल, फिर हायर परचेस पे बात हुआ था, बेलमेंट पे बात हुआ था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मैटर पे लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अनदर वाइटल इंपॉर्टेंट एरिया है जो एग्जाम वाइज एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ वाइज दोनों मैटर पे काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, कंडीशन एंड वारंटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग मैटर डिस्कस होगा। तो ये कंडीशन या वारंटी का मेन फैक्ट क्या है, सबसे पहले देखो स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स। जो भी बात करेंगे गुड्स के ऊपर, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन। मतलब कंडीशन का ही मतलब है स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का ही मतलब है कंडीशन। सिमिलर वे में लॉ में यूज किया जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, पहले थोड़ा किताबी बात पढ़ेंगे, फिर जैसे हम लोग हर एक क्लास में करते हैं प्रैक्टिकल। बिकॉज जब तक किसी की चीज को प्रैक्टिकली ना देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता पढ़ने का कोई मतलब होता है। तो पहले थोड़ा किताबी बात है एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल बात। तो चलो किताब क्या सिखाते हैं हमें देख लेते हैं। एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस क्या होती है इसमें, एक शर्त होता है प्रोडक्ट बेचने से पहले। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओके।
हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कंडीशन एंड वारंटी क्या काम करता है, एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है ब्रिच रिप्यूटेशन। रिप्यूटेशन का मतलब होता है कि भाई मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब छोड़ देना, मतलब आप रिजेक्ट कर देना। रिपुटेशन का मतलब आप इतना समझ लो, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। ब्रीच ऑफ रिपुटेशन या रिजेक्ट कर देना, प्रोडक्ट लेके रिजेक्ट कर देना, या फिर वारंटी में बात करते हैं, सब आगे आगे बात करेंगे। पहले थोड़ा कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी मेन कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वारंटी चलता है, जो भी चीजें आप खरीदते हो उसके साथ साथ चलता है। एंड ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस, अगर कोई वारंटी तोड़ता है तो फिर डैमेज क्लेम किया जाता है। अगर कंडीशन तोड़ा जाता है तो रेपुटेशन होता है। रेपुटेशन का मतलब हो गया है आपका रिजेक्ट कर देना, ठीक है। कंडीशन तोड़ने से रिजेक्ट कर दोगे, वारंटी तोड़ने से डैमेज क्लेम करोगे, वारंटी तोड़ने से डैमेज क्लेम करोगे। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल कुछ मैटर बोल ही देते हैं तो आपको ना मजा आ जाएगा। चलो, सिर्फ बातें 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 बोर हो जाते हैं सर। चलो, इस तरह से अगर लॉ पढ़ेंगे तो ऐसे ही ऑनलाइन क्लास है, सो जाओगे। सोना नहीं है सर, जगना है। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने अमेजन का एक साइट से कुछ एग्जांपल लेने का कोशिश किया, ठीक है। तो मैं अमेजन से कुछ प्रमोशन नहीं करता हूँ सर, मेरा कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। ये घड़ी आप खरीदो ना खरीदो ये आप पे डिपेंड करता है, ये खरीदने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आप ऑनर का वॉच बेच रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हो, ऑनर वॉच मैजिक, ठीक है, लावा Honor Watch Magic Lava Black Lightweight Smartwatch Personal Fitness Mentor. Watch faces stores 7 days battery life, GPS 11 workout mode, scientific sleep and heart rate monitor. ठीक है, इतना सारा कुछ ये अपने प्रोडक्ट में दे रहा है। ये तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हो गया सर, इससे साथ क्या लेना देना, इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन होगा वो तो भाई जिसको लेना है वो जाने और जो खरीदता है वो जाने। बट हमारा लेना देना किससे है जानते हो? हमारा लेना देना है ये पॉइंट से जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कनेक्ट करता है। सर अमेज़न से अंदर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहाँ ढूंढ पाते हो? ये देखो सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कंडीशंस देखो, यहाँ पर काफी सारा कंडीशंस है। सबसे पहला बात, गुड्स का ये कंडीशंस है, जैसे कि 10 दिन में रिप्लेसमेंट होगा। क्या ये कंडीशन है या नहीं है? प्लीज टेल मी। ये घड़ी आप अमेज़न से ऑर्डर करते हो, अगर आप ये घड़ी लेते हो, अगर आपको पसंद नहीं आता और घड़ी में अगर कुछ नहीं करते हो, ये चुपचाप आपको 10 डेज रिप्लेसमेंट कर देगा। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, मतलब जो अमेज़न का जो डिलीवरी बॉय है वो विदाउट एनी टच, मतलब ये कोरोना काल है तो कोविड के कारण ये नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी करेगा। मतलब ऐसा करेगा कि भाई ताकि आपके साथ किसी भी तरह का टच में नहीं आएगा और वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है, ये कोरोना काल के लिए है। अमेज़न खुद डिलीवर करेगा, ठीक है। मतलब आपको अमेज़न की दुकान से लेके नहीं आना है। अगर दुकान से लेके आना होता तो पड़ोस वाला चाचा जी के दुकान में चले जाते, शर्मा जी के दुकान में चले जाते, ठीक है, या फिर चैटर्जीदा के दुकान में चले जाते, ठीक है। तो अमेज़न से इसलिए ऑर्डर कर रहे हो कि अमेज़न खुद आपके घर में डिलीवर किया कर दे। तो ये शर्त है कि नहीं है, कंडीशन है कि नहीं है? हेलो, है सर, ऑब्वियसली कंडीशन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 12 मंथ वारंटी, 12 महीने का वारंटी है। मतलब हम लोग का टॉपिक क्या है? कंडीशन एंड वारंटी पे। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही आप कंडीशन एंड वारंटी सर समझ गए। आई थिंक आप समझ गए कि एक्चुअली ये कंडीशन एंड वारंटी होता क्या है। अब इसका लीगल पार्ट में ध्यान देना है हम लोगों को, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों है कंडीशंस है, ये तो वारंटी है, मतलब इस 12 महीने के अंदर अगर घड़ी में कुछ होता है आप जाओगे तो ये रिप्लेस तो नहीं करता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कभी कभी वारंटी में रिप्लेसमेंट मिलता है, ठीक है, और कभी कभी वारंटी में जो भी प्रोडक्ट आपका खराब होता है वो आपको चेंज करके दिया जाता है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, ठीक है। इन जनरल जो व्यू है, गारंटी तो किसी भी चीज का नहीं होता दुनिया में,
दुनिया में गारंटी किसी भी चीज का नहीं होता, ठीक है। तो गारंटी वाला वर्ड हम लोग मेनली यूज नहीं करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेनली कंडीशंस पे एंड वारंटी पे, ये दोनों मैटर पे भरोसा करते हैं। और एक कंडीशंस पे और एक कंडीशंस देखो, एक घड़ी का दाम है, अच्छा यहाँ पर ये इनका मार्केटिंग पॉलिसी है, जो भी हो चलो मान के चलते, इसका एमआरपी बोल रहा है 16,999, मतलब 16,999 ये घड़ी का दाम है। ये डील दे रहा है कि आज के अगर कोई लेगा तो 5,999 में देगा। ये जो एमआरपी है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बढ़ा के रखता है ये लोग काफी, ठीक है। ये जबरदस्ती बढ़ा के रखता है जो भी होगा 7,000 8,000 दाम होगा, 5,000 6,000 में दे रहा है। 1,000 देने का ये लोग डिस्काउंट करता है कभी कभी। ओके, और दूसरा पॉइंट देखो, नो कॉस्ट ईएमआई, क्या आप लोग देख पा रहे हो? ईएमआई स्टार्ट्स एट 282, 282 रुपए का मंथली ईएमआई के थ्रू से आप ले सकते हो, अगर आपका फाइनेंस कार्ड है तो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फाइनेंस कार्ड है तो फिर आप 282 ईएमआई से ले सकते हो। उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, आपका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका भी कंडीशन है भाई, सबको ईएमआई दे के रखा है मतलब कोई भी क्लेम करेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी को नहीं मिल सकेगा, मतलब हर किसी को नहीं मिलेगा। जिसका पेमेंट हिस्ट्री अच्छा है, फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री मतलब इससे पहले कभी लोन लिया है और लोन सही टाइम पे दिया है, तो पेमेंट हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, सही टाइम पे लोन का पेमेंट देना चाहिए, ठीक है। और लोन भी पहले लिया होगा तो उसको फाइनेंस कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिलता है, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी बहुत पॉपुलर है, एचडीबी फाइनेंस है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आई थिंक यू ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है ज्यादा। ये देखो, बजाज फाइनेंस का, अमेरिकन एक्सप्रेस का, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, तो यू नो दीज थिंग्स, मुझे नहीं बताना चाहिए, बट क्या है ना, ये चीज आपका बहुत कनेक्टेड पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तभी मैं आपको थोड़ा ज्यादा मतलब कनेक्ट करके बता रहा हूँ। मेरा और कोई इरादा नहीं है, बिकॉज ये सब तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं पूरा मानता हूँ आप लोग ज्यादा जानते हो। तो फाइनेंस कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो ये भी शर्त है भाई, अगर आपके पास कार्ड है तो फिर आप 282 ईएमआई से भी ले सकते हो। तो ये जितना सारा चीज ये बोल रहा है यहाँ पर, इस पे कंडीशन एंड वारंटी सारा का सारा दे रहा है, तब जाके ये प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, तब जाके आप इसको लेने के लिए सोचते हो, मजा लेते हो। अगर ये सिर्फ बोलता कि भाई 6,000 का दाम है और लेके जाओ, क्या पता कितना लोग लेता, लेकिन ये सब अलग से बोल रहा है तो फिर मजा आ रहा है, शर्त एकदम मंजूर हो रहा है, कंडीशन मंजूर हो रहा है, तो इसका सेल भी बढ़ेगा, इसका सेल भी बढ़ेगा। और भी साथ में बोल रहा है कि डिलीवरी चार्जेस ये लेगा 65 का, अगर ये 5,000 से नीचे होगा तो डिलीवरी चार्ज 65 लेगा, तो ये भी एक कंडीशन है। तो इस तरह से एक कंपनी अपने बारे में एक प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे वो इतना सारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 के बेसिस में सब कुछ करता है। अगर इसमें से कोई भी बात मेंटेन नहीं होता है, जैसे कि 10 दिन का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अमेजन खुद डिलीवर ना करके किसी और से डिलीवर कर रहा है, वो भी टाइम पे नहीं, वो भी उल्टा सीधा टाइम पे, नो कांटेक्ट बोल रहा है लेकिन वो कांटेक्ट हो ही जाता है, मतलब वगैरह वगैरह। और 12 मंथ का वारंटी बोल रहा है, लेकिन जब तुम वारंटी के लिए जाते हो तो ये यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्या आपको घड़ी में कुछ प्रॉब्लम होता है, सपोज मानो कि यहाँ पर जो डिजिटल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक काम नहीं कर रहा है आपका, तो ऑब्वियसली आप उनके पास जाओगे, है ना। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये बता दो मैं आपको, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हो, जो लोग नहीं किए वो लोग बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डोंट वरी। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल के एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट मीन्स जैसे कि घड़ी में खराबी आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या पहले से पता होता है? नहीं। कभी कभी घड़ी किसी का मतलब ऐसा घड़ी खरीद के 5 साल भी पहनता है तो भी घड़ी खराब नहीं होता, कभी कभी तो 5 दिन में भी खराब हो जाता है। भाई मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये वारंटी वाला जो केस है ना, ये भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जो लोग पहले किए हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको पता है, जो लोग प्रोफेशनल भी पढ़ते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये चीज बताया जाता है, तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। बट डोंट वरी, अभी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द मेन पॉइंट, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी एक चीज बताने जाओ तो और भी चीज आ जाता है, तो बोल दिया जाता है।
कोई बात नहीं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको समझ में आ रहा है, कंडीशन वारंटी भी आपको काफी कनेक्ट हो रहा है, गारंटी है कनेक्ट हो रहा है। अब चलो किताबी बात प्रैक्टिकली तो देख लिए, अब फिर से किताब में जाते हैं। ओके सर, चलो जल्दी चलो, देरी क्यों करते हो आप? ओके, नो देरी सर, नो देरी। कंडीशन एंड वारंटी। तो अब अभी देखो आप, अभी आप लाइन को पढ़ो। देखो अभी लॉ एकदम आसान, लॉ बना आसान, लॉ इजी बन गया अभी। एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच रेपुडिएशन, मतलब अगर शर्त टूटता है तो मे भी आप नहीं भी लोगे ना। अच्छा, और एक शर्त यहाँ पर था, आपको टाइम पे चाहिए था, अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पर देखो, ये शर्त तो मैंने बोलना ही भूल गया, टाइम बहुत कीमती होता है लोगों के लिए। बोल रहा है कि ट्यूसडे अक्टूबर 27 को डिलीवरी करेगा, लेकिन 27 के अंदर नहीं कर रहा है करके ये आपको 27 नवंबर को डिलीवरी करेगा, तो चलेगा क्या आपको? ऑब्वियसली नहीं। तो ये भी एक शर्त है, ये भी एक अनदर कंडीशन है। तो ये आपके लिए बहुत वाइटल है। अगर ये सब कंडीशंस कंपनी फुलफिल नहीं करेगा तो आप चुपचाप रेपुडिएट कर देना, बिकॉज वो ब्रीच कर रहा है। क्या ब्रीच कर रहा है? अरे कंडीशन ब्रीच कर रहा है। क्या ब्रीच कर रहा है? कंडीशन ब्रीच कर रहा है। तो इस तरह से वारंटी भी अगर वो ब्रीच करता है तो सिमिलरली कोलैटरल टू मेन पर्पस। कोलैटरल का मतलब क्या है कि सेल और वारंटी आज के डेट में एक साथ चलता है। मतलब अगर प्रोडक्ट में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इवन आजकल आपको बता दूं मैं कि लोग कपड़ा भी बेच रहा है वारंटी के साथ, ठीक है? मतलब ऐसा भी कपड़ा है मार्केट में बिक रहा है, मतलब क्लोथ्स पे भी वारंटी, जो नॉर्मली एकदम लॉजिकल नहीं है। क्लोथ पे वारंटी कभी लॉजिकल लगता है क्या? कपड़ा पे वारंटी, लेकिन वो भी कपड़ा के कलर पे वारंटी दे रहा है कुछ कंपनीज कि भाई कुछ भी कर लो, कलर तो नहीं जाने वाला है, इस तरह का, ठीक है? तो इसका मतलब है कि भाई ये कोलैटरल है अपने सेल के साथ, कि भाई सेल करना है तो वारंटी दे के ही सेल करना है, अदरवाइज मेरा चीज बिकेगा नहीं। अब लोग एक चीज बताओ कि कोलैटरल क्यों बोला जा रहा है इसको? एक सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस एकदम नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये घड़ी खरीदने के टाइम पे आपको ये 12 मंथ्स का वारंटी ना मिलता तो क्या आप ये घड़ी खरीदते? ना सर। नो, सिंपल आंसर इज नो। तब तो अमेजन से ना खरीद के ऐसा घड़ी, ऐसा देखने वाला घड़ी आप न्यू मार्केट में चले जाओ, धर्मतला, ठीक है? धर्मतला में न्यू मार्केट में ऐसा देखने वाला घड़ी मिलता है, लेकिन क्या वो लोग आपको गारंटी या वारंटी देगा? दाम भी कम होता है, 400-500 में आ जाएगा, ऐसा सिमिलर लुकिंग्स का घड़ी आपको मिल जाएगा न्यू मार्केट में, लेकिन वारंटी नहीं है। तो फिर अमेजन से क्यों खरीदना? न्यू मार्केट के फुटपाथ से खरीद लेते, न्यू मार्केट से फुटपाथ से खरीद लेते। तो ये कोलैटरल है सेल का, कि कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, अगर उसमें वारंटी नहीं देगा तो उसका चीज बिकेगा नहीं। दैट्स व्हाई कोलैटरल पैरेलली चल रहा है। मतलब सेल करने का एक सिंपल फंडा है, भाई वारंटी दो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, क्वालिटी है, तो फिर बताओ कि सच में वारंटी है। सिंपल लॉजिक है। ओके सर, समझ में आ रहा। तो चलो आगे बात करते हैं। तो अगर कंपनी इस तरह का वारंटी तोड़ता है, ठीक है, अगर कंपनी क्लेम, मतलब अगर कंपनी 12 महीने का वारंटी के अंदर आपको वारंटी नहीं देता है तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप सीरियसली डैमेज क्लेम कर सकते हो, ठीक है? सपोज आपने एक लैपटॉप लिया 80,000 से 90,000 से, ठीक है, और अगर आपके लैपटॉप में वारंटी ब्रीच कर रहा है तो आप सीरियसली डैमेज क्लेम कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम इज देयर, कोर्ट इज देयर, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, 11A मिर्जा गालिब स्ट्रीट में आपको बता देता हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही कोलकाता में। आप लोग अगर कभी मेट्रो में चढ़ोगे, अभी तो सर थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, जब नॉर्मल हो जाएगा तो इसका बहुत देता है एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर फोरम 11A मिर्जा गालिब स्ट्रीट, बाकी एड्रेस याद नहीं आ रहा है, बट 11A मिर्जा गालिब स्ट्रीट याद आ रहा है। जो भी सर, बोलो। मेरा लैपटॉप का तो वही है। तो कहाँ का?
वारंटी में 1 ईयर वारंटी एंड देन वारंटी एक्सपायरिंग का डेट 2 नवंबर। 2 नवंबर को क्या है? वारंटी एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, 2 नवंबर को ज्योति का लैपटॉप का वारंटी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद ज्योति के पास क्या ऑप्शन है कि ऑप्शन मतलब देखो 2 नवंबर 2020 को ज्योति का लैपटॉप वारंटी एक्सपायर। अब वारंटी एक्सपायर तो नॉर्मल कॉमन सेंस में आपको पता भी है बहुत को कि वारंटी एक्सपायर मतलब अभी आपके सामने दो उपाय है। वारंटी एक्सपायर के बाद कंपनी आपको किसी भी तरह का मतलब हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। वारंटी में रहोगे तो हेल्प करेगा, मतलब हेल्प करेगा लेकिन आपको पे करना पड़ेगा सर्विस सेंटर में जाकर। ये भी मुझे पता है कि सर्विस सेंटर वाले काफ़ी लूटते हैं, मुझे पता है इसका, लेकिन क्या है कि सर्विस सेंटर में हमें भरोसा होता है, ऐसा लगता है जेन्युइन चीज़ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो सर्विस सेंटर वाले आपको देंगे। और अदरवाइज कंपनी और एक चीज़ आपको बोलता है कि आप वारंटी एक्सटेंड कर लो, वारंटी एक्सटेंशन, इसमें आपको 5,000 6,000 ऐसा कुछ देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द लैपटॉप, ठीक है। ये डिपेंड करता है भाई कितना वैल्यू का लैपटॉप यूज करते हो आप, तो 5,000 10,000 का वैल्यूएशन देके आप अपना गारंटी वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हो। और फिर उसके बाद फिर से जैसे आपका स्टार्टिंग से न्यू लेवल में जैसा वारंटी आपका था वैसे ही वारंटी आपका रहेगा। ये चीज मैं एक चीज में करता हूँ, मैंने लैपटॉप में कभी वारंटी एक्सटेंशन नहीं करता, मतलब अभी तक नहीं किया, आगे जब पता नहीं दूसरा लैपटॉप में करूंगा कि नहीं, बट मैं अपने आरोप। हाँ वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आरओ पे मतलब उसको क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफायर, थैंक यू। मतलब देखो कितना कॉमन कनेक्शन हो रहा है। वाटर प्यूरिफायर पे मैं गारंटी एक्सटेंशन करता हूँ बिकॉज पानी का चक्कर हो जाता है, तो इसका वारंटी एक्सटेंशन करने से, सॉरी गारंटी बोल दिया मैंने, इसका वारंटी एक्सटेंशन करने का सुविधा मिलता है। ये क्या है कि जैसे ही आपका वारंटी एक्सटेंशन आप कर लेते हो ना, तो जो भी प्रॉब्लम पहले अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है तो भाई पी के जीना तो पड़ेगा ना। तो पानी पिए वाला पानी है और शहर का पानी का हालत इतना खराब है कि अगर आप खरीद के पानी ना पियो तो फिर आप जी नहीं सकते, नहीं तो 2-3 दिन में आपका तबीयत बिगड़ जाएगा इफ यू डोंट हैव अ मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग इन योर इम्यून सिस्टम, अदरवाइज आपका हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए या तो खरीद वाला पानी या फिर आपके घर में आप खुद ही आपको मतलब प्यूरिफाई करके करो, तो उसमें वारंटी एक्सटेंशन मैं करता हूँ। आई थिंक बहुत लोग इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि ये वारंटी एक्सटेंशन करने से कोई फायदा होता होगा वाटर प्यूरिफायर पर। क्यों फायदा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ आता है, वो लोग आके चेक करके चला जाएगा, और मशीन आपका जो खराब होता है सिर्फ ये जो भी मशीन खराब होगा तो वो लोग क्या करते हैं, पुराना भी लगा देता है। पुराना लगा देता है और ऐसे आप तो 6,000 खर्चा कर देंगे तो नया मशीन भी हो जाएगा आपका, और प्यूरिफायर आपका अच्छा चलेगा भी। ये भी एक दूसरा वे है, ये भी एक दूसरा वे है कि अगर 10,000 खर्चा करके अगर मेरा एक नया मशीन आ जाता है तो हम 5,000 6,000 क्यों खर्चा करें, ठीक है। अब डिपेंड करता है, जैसे मेरा जो मैकेनिक काम करता है वो मेरा काम अच्छा करता है, इसलिए मैं वो मुझे बताता है कि मतलब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, और जब भी आता है ना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता, पर्सनली करता है, इसलिए मैं एक्सटेंशन कर लेता हूँ और ये चीज़ मैंने भी सोचा, वेरी गुड इनकी, ये जो तुम बता रहे हो कि भाई 6,000 का वारंटी एक्सटेंशन से अच्छा है कि भाई 10,000 से नया ले लो, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देगा। इट्स अ गुड ऑप्शन, इट्स अनदर गुड ऑप्शन। तो चलो ये सब तो बाइंग का, मैं बाइंग गाइड तो नहीं दूंगा अभी, ये हमारा पर्पस नहीं है, ओके चलो। लेकिन क्या है, वारंटी का बात चल रहा है तो इमोशनल हो जाते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं मैटर पे। स्टिपुलेशन एज टू टाइम, चलो मेन पॉइंट है, ध्यान दो। स्टिपुलेशन एज टू टाइम का मतलब है सेक्शन 11 बताता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, अनलेस a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be a essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time, essence of the contract or not depends on the terms of the contract. मैं आपको बताता हूँ। As regard time for the payment of price, मतलब कब आप किस टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, अनलेस a different intention appears from the terms of contract. शर्त जो है, स्टिपुलेशन जो है, as regard this is not deemed to be a essence of a contract of sale.
बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले। मतलब पेमेंट में आपको जो कंडीशन है वो करना पड़ेगा, बट गुड्स आपको डिलीवरी टाइम पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल रूल्स है। Whether or not such stipulation is of the essence of a contract depends on the terms of agreed upon. Price of goods may be fixed by the contract or may be agreed to be fixed later in a specific manner. Stipulation as to time of delivery are usually the essential. मतलब कितना दाम में आप प्रोडक्ट ले रहे हो इस पे मे भी फर्दर बात हो सकता है, पर डिलीवरी के मैटर पे काफी स्पेसिफिक बात होता है। मतलब सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू प्राइस। प्राइस तो होगा ही, बट इसमें हम लोग बात चर्चा कर सकते हैं, इसमें भी बात होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डिलीवरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तभी तो गुड सेल होगा ना डिलीवरी पे, क्योंकि आपके पास गुड्स है, आप किसी और को दे रहे हो तो ही जाके सेल होगा। तो प्राइस पे कभी बार्गेन हो सकता है, लेकिन डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो, तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम ऑफ प्राइस एंड टाइम ऑफ डिलीवरी दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंडीशन एंड वारंटी का फैक्ट क्या है एज पर लॉ देख लो। चलो एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ कंडीशन एंड वारंटी को पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मीन्स ये सब है केस स्टडीज, ठीक है, ये सब रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ कनेक्टेड पॉइंट है। क्या आप सबको दिख रहा होगा? तो देखिए आप ध्यान से, राम कंसल्ट श्याम, मोटर कार डीलर, राम कंसल्ट श्याम। श्याम कौन है? श्याम एक मोटर कार डीलर है फॉर ए कार सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। राम श्याम को बोल रहे भाई तुम मोटर कार डीलर हो, मुझे एक कार दो जो टूरिंग पर्पस में लिए अच्छा हो, टू प्रोमोट द सेल ऑफ इस प्रोडक्ट, जिसके ऊपर वो गाड़ी के ऊपर प्रोडक्ट लेके वो उस पर सेल करेगा, प्रोमोट करेगा, मार्केटिंग करेगा। श्याम सजेस्ट मारुति, श्याम ने बताया कि भाई मारुति कार अच्छा रहेगा, एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस, बट ये गाड़ी जो था मारुति का ये अनफिट निकला। Here the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. क्या आपको कंडीशन समझ में आ रहा है? डिटेल्स में देखो कि राम और श्याम के बीच में क्या कथन हो रहा है। कथन मतलब कन्वर्सेशन, ठीक है। राम और श्याम के बीच में कन्वर्सेशन ये हो रहा है, राम श्याम को बोल रहा है कि भाई हमें ऐसा कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छा हो, मतलब मैं अपना प्रोमोट करूंगा, अपना प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो श्याम ने बताया भाई मारुति ले लो। इट इज सो वाइटल दैट इट्स नॉन फुलफिलमेंट। अगर ये बात नहीं बना है, मतलब मारुति कार अच्छा नहीं रहा प्रोडक्ट सेल करने के मामले में, प्रोमोट करने के मामले में, तो अगर ये नॉन फुलफिलमेंट होता है, द वेरी पर्पस फॉर विच राम परचेज द कार, राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो कि अगर गाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाया एज पर एक्सपेक्टेशन, जितना एक कार में सेल करने के लिए चाहिए था, क्योंकि ये उसका सेल का मेन कंडीशन था, अगर वही पर्पस फुलफिल नहीं हुआ, ऑब्वियसली रीजनेबल टाइम के थ्रू से, अभी मैं आपको टाइम बता रहा था, है ना, अभी फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको टाइम बता रहा था, रीजनेबल टाइम, हर चीज का एक स्टिपुलेशन टाइम होता है। ऐसा नहीं कि भाई एक साल बाद हुआ के बोलते कि भाई गाड़ी तेरा अच्छा नहीं चल रहा है टूरिंग पर्पस के लिए, तब बात नहीं बनेगा। बात को समझना, ठीक है, हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है। अब किस चीज का रीजनेबल क्या है वो सबको पता है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। रीजनेबल का मतलब सबको पता होता है। अब इस केस में वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो कार को रिजेक्ट कर सकता है और अपना रिफंड मनी ले सकता है। बट प्लीज ध्यान दो, लेट अस एज्यूम राम बाइज ए न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड द कार इज गारंटीड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बट वो गाड़ी बोल रहा है कि अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा अंडर नॉर्मल यूजेज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल परचेज एंड इन द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब जिस दिन आप गाड़ी परचेज करोगे और जिस दिन आपका गाड़ी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, इसके बीच में एक साल के अंदर कुछ भी होगा, देयर इज ए वारंटी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। इफ इट कैन नॉट बी प्रॉपरली रिपेयर्ड आफ्टर 6 months, राम फाइंड्स दैट द हॉर्न ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग। 6 महीने बाद राम देख रहा है कि भाई गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है। Here in this case he cannot terminate the contract। अब इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। जैसे पहला केस में राम ने श्याम के साथ क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था ना, बिकॉज टूरिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था, टूरिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ था।
बट इन दिस केस टूरिंग बट इन दिस केस क्या है कि जो भी बात राम ने कंपनी के साथ किया था एज पर कंपनी के हिसाब से, वो इस मैटर पे वो बोला था ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो भी होगा हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकते। जैसे इस केस में उसने क्या कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे दी एंड लगा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे दी एंड लग गया था, बट इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट पे दी एंड नहीं लगा सकता। द मैन्युफैक्चरर कैन आइदर गेट इट रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इट with a new horn. Ram gets the right to claim for damages. Ram gets right to claim for damages. Ram यहाँ पर अपना डैमेज क्लेम कर सकता है because ये वारंटी के अंदर था. If any suffered by him, but not the right of repudiation. Repudiation मतलब reject नहीं कर सकता. Can't reject. केस स्टडीज क्लियर है कि नहीं बताना, कोई सवाल है तो कर सकते हो रिगार्डिंग केस स्टडीज। राम श्याम और मोटर कार का केस क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है ना? किसी के मन में कोई सवाल हो तो कर लो, क्योंकि अभी मैटर बहुत गर्म है जिस मैटर पे बात चल रहा है। ओके, तो सबको एकदम क्लियर है। तो अगर केस स्टडीज एकदम क्लियर है तो फिर इसी केस स्टडीज से आपको मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड जो फेमस क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में केस स्टडीज वाला क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है, केस स्टडीज दे के आपको यहाँ से अलग अलग सवाल कर सकता है। वो तो मैं सवाल जवाब बाद में देख लेता हूँ, पहले तो मैटर देख लेते हैं ना, ठीक है। तो कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस देख लो, रंगे हाथ देख लो, एकदम लगे हाथ। कंडीशन से कंडीशन इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है, एंड वारंटी का मतलब इट इज ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन इंपॉर्टेंट है और वारंटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है, कोलैटरल है। हाथ में हाथ देके चलेगा, सेल बूस्ट करेगा, सेल को बूस्ट करेगा, हाथ में हाथ पकड़ के चलेगा, कोलैटरली चलेगा, बट एसेंशियल नहीं है। वारंटी देना एसेंशियल नहीं है, आप बात समझ रहे हो ना, बट कंडीशन होना एसेंशियल है। हर प्रोडक्ट का अपना कंडीशन होता है। जैसे ये घड़ी बेच रहा है तो घड़ी का अपना एसेंशियल मैटर है, कोई लैपटॉप बेच रहा है तो उसका भी एसेंशियलिटी है। चलो मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। क्या आप लोगों ने ये कंपनी के बारे में सुने हो? Droom.in सुने हो किसी ने? यस सर। ये Droom.in संदीप अग्रवाल बोल के एक फेमस एंटरप्रेन्योर का है, जिन्होंने शॉप क्लोज भी बनाया। तो ये जो इनका प्लेटफॉर्म है, इसमें बेसिकली न्यू एंड ओल्ड दोनों तरह का कार डायरेक्ट सेल करता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ओएलएक्स, ठीक है, जहां पर पुराना चीज तो मिलता है, बट ये ओएलएक्स जैसा नहीं है। यहाँ पर ये क्या करता है, पुराना चीज का स्टॉक करता है और फिर वही चीज आपको सेल करता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे आपको कौन सा गाड़ी चाहिए, देखो ये स्कूटी पे मैंने क्लिक करके रखा। स्कूटी आज के डेट में सबसे बेस्ट गाड़ी है, सबसे बेस्ट गाड़ी। क्यों जानते हो? एकदम नॉर्मल, कोई भी चला सकता है, सबके लिए बहुत ही गजब का काम करता है। चलो मैं ये वाला स्कूटी पे, एप्रिला SR 150, पता नहीं मुझे इतना गाड़ी का नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बस बताना चाहूंगा। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये देखो, क्या सबको गाड़ी दिख रहा है ना? इसको भी ना आप बीट कर सकते हो। मजा क्या है, इस पे आप बीट कर सकते हो। बीडिंग करके जो जितना ज्यादा दाम देगा उसी को मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और जैसा है कि जैसे इसका ऑन रोड प्राइस तो है 87,550, ये पुराना है, लेकिन आपको मैं कुछ कंडीशन बताता हूँ। इसका इससे पहले एक ही ओनर था, जो फर्स्ट ओनर बैंगलोर से था, और उन्होंने 19,400 किलोमीटर गाड़ी को रन कराया है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखो, इस गाड़ी को लेने के लिए आपके पास एक शर्त है। क्या कंडीशन है? कंडीशंस पे वो देके रखा है
इस गाड़ी को पाने के लिए आप टोकन अमाउंट काट सकते हो, लोन मिलता है, you pay 1969 that is 3.75% token amount online and pay rest of 50,000 amount seller offline। आप देख रहे हो ये Droom.in का अपना सिस्टम है सेल करने का, ये अपना सिस्टम है, इनका बिजनेस का सिस्टम है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है कि पहले आप इतना देके टोकन अमाउंट काटो और फिर ऑफलाइन में जब आप सेलर से मीट करोगे तो आप बाकी अमाउंट उनको दे देना। तो बेसिकली एक चीज पूरा दिख रहा है कि अल्टीमेटली जो सेलर है उसको 50,000 मिल जाएगा और जो ये आपका ड्रूम का ओनर है वो 50,000 का एक गाड़ी बेच के 1969 रुपया का उसका इनकम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ वेबसाइट और ये इंफॉर्मेशन जुगाड़ करके मेहनत, उसके बदलते उनको बाकी कुछ नहीं है, इन्वेस्ट है। तो इस तरह से ये इनका अपना बिजनेस का कंडीशन फुलफिल करता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक अ वेलेक्स क्विकर, ठीक है, ध्यान से समझना। हर बिजनेस का अपना पैटर्न होता है, हर बिजनेस का अपना पैटर्न होता है, ये बिजनेस का अपना पैटर्न है। तो ये इसका बिजनेस का गुड सेल ऑफ गुड्स का अपना शर्त है, तो कंडीशंस तो फुलफिल होना पड़ेगा। तो देखो सर कितना नया नया बिजनेस आपको दिख रहा होगा और कितना नया नया बिजनेस आगे भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है सिर्फ वही आएगा, आगे बहुत कुछ नया नया चीज आने वाला है जो शायद हमने सोची नहीं, मतलब हम लोग सोच ही नहीं पाए अभी तक। जो सोचेगा वो इनोवेशन कर लेगा, तभी तो स्टार्टअप कल्चर बन रहा है सर, तभी स्टार्टअप हो सकता है, तभी देश में बिजनेस पे ग्रोथ आ सकता है। आप लोग कॉमर्स प्रोफेशनल बन रहे हो, एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों का जिम्मेदारी है सर इंडिया में बिजनेस डेवलप करें। और बिजनेस डेवलप तभी करेगा जब बिजनेस पे अकाउंट समझोगे दिल से, जब बिजनेस का लॉ समझोगे दिल से, जब बिजनेस का इकोनॉमिक समझोगे दिल से, जब बिजनेस को मैनेज कर पाओगे दिल से, जब बिजनेस का फाइनेंस को समझोगे दिल से। मतलब समझ रहे हो ना, हर एक चीज को दिल से समझोगे तो बिजनेस भी दिल से बढ़ेगा, अपना नहीं पूरा देश का बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी भर भर के होगा और इंडिया धीरे धीरे एक डेवलप नेशंस में बदल जाएगा सर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये तो बस वो बोलते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 10 साल की बात है, अभी टाइम लगेगा। बट हाँ, माइंड सेटअप बदलो सर, माइंड सेटअप बदलो, ये बहुत जरूरी है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, देखो तो कंडीशंस पे क्या है, राइट द एग्रीड पार्टी कैन रिपुडिएट। एग्रीड मतलब समझते हो, जिनको लूटा गया है, मतलब एग्रीड मतलब जो यहाँ पर वीक है। वीक मतलब मानो कि जो अगर बायर के साथ धोखा हुआ है, सपोज सेलर ने बोला था टाइम पे देगा, ठीक है, चलो ये एग्रीड कौन है हमको बताते हैं। ये घड़ी अमेज़न कब देने वाला था आपको? 27 अक्टूबर को, बट वो आपको 27 अक्टूबर को नहीं दिया, ये आपको किसी को गिफ्ट करना था भाई। आपका कोई लव वन है, ठीक है, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, कोई भाई है, बहन है, दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो ये गिफ्ट था। और गिफ्ट अगर टाइम पे नहीं होता है तो वो गिफ्ट का मतलब ही क्या है, वो दिल को बहुत दुख देता है। और अल्टीमेटली ये आपके माइंड के साथ ब्रीच हुआ और ये 27 अक्टूबर को अमेज़न आपके घर में ये घड़ी नहीं पहुंचा पाए और आपका माइंड, हेलो बोलो, हेलो, ओके। तो बेसिकली पॉइंट क्या समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपका माइंड टूट रहा है तो ड्यू टू किसके लिए? अमेज़न के साथ लिए। तब अमेज़न आपके साथ क्या किया? 27 अक्टूबर को प्रोडक्ट डिलीवर ना करके विद इन 27 अक्टूबर ये आपको 4 नवंबर को कर रहा है। तो क्या आप खुश रहोगे? तो आपके साथ ब्रीच हो रहा है, तो यहाँ पर आप बन जाओगे कंज्यूमर, जो भी यहाँ इसको परचेस कर रहा है, इसको कहेंगे एग्रीड पार्टी। आप समझ रहे हो ना, एग्रीड मतलब जिसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो बेसिकली यहाँ वीक है। अमेज़न का क्या जाएगा भाई, इसका घड़ी इसी के पास रहेगा, हाँ ऑब्वियसली एक चीज तो जाएगा, इसका गुडविल खराब होगा, ठीक है। आगे से उसके मन में ऐसा चलेगा कि भाई अमेज़न से आगे से प्रोडक्ट कभी ना निकले, तो उससे अच्छा है फ्लिपकार्ट में देखेंगे या फिर मार्केट में जाके खरीद के लेके आएंगे। तो ये उनका जाएगा, जरूर जाएगा, बट पॉइंट समझने का था वो आपको मैंने समझाया। बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना। मैं स्टोरी को करता रहता हूँ इसलिए ताकि आप अंडरस्टैंड फटाफट करें, ठीक है। स्टोरी बिकॉज इसीलिए होता है। ऐसे तो जिंदगी में हर एक चीज कहानी है, पढ़ाई कुछ नहीं है, हर चीज कहानी है, ये लॉ का कहानी है। तो the aggrieved party can repudiate the contract or claim damages
और बोथ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस, मतलब कंडीशंस तोड़ने से, अगर जैसे अमेजन अगर कंडीशन तोड़ता है आपके साथ, तो आप दोनों तरफ से अमेजन पे डैमेज क्लेम कर सकते हो। द एग्रीड पार्टी वारंटी के केस में कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, इसमें आप डैमेज भी, मतलब कंडीशंस के केस में याद रखना सर, कंडीशन के केस में, ये कंडीशन है ना, फर्स्ट वाला क्या है, कंडीशन है, कंडीशन के केस में आप डैमेज भी क्लेम कर सकते हो, ये आपको याद रखना है, डैमेज भी क्लेम कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हो, मतलब रिजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों हो सकता है। बट वारंटी अगर वो बोलता है कि 12 महीने का वारंटी है और उसके बाद आपको वारंटी टाइम पे नहीं देता है, तो इस केस में आप ब्रीच ऑफ द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी, रिजेक्ट नहीं कर सकते, कांट रिजेक्ट नहीं कर सकते। वारंटी नहीं मिले, वारंटी में डैमेज क्लेम करना है, सिर्फ डैमेज क्लेम करो, बट रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब रिजेक्ट करना मतलब समझते हो ना, रिप्लेस करना होगा उसको पूरा का पूरा, और पूरा पेमेंट आपको वापस करना होगा, इसका मतलब होता है रिजेक्शन। मतलब ये घड़ी आप उनको पूरा का पूरा वैसी हालत में दे दोगे और उसको बोलोगे भाई मेरे से तुम कितना लिए थे, 6000 वापस करो, ये नहीं बोल सकते। आप जोर से जोर डैमेज क्लेम कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको बताना पड़ेगा भाई कहाँ डैमेज कितना हुआ है, कि भाई आप 12 महीने के अंदर मुझे वारंटी नहीं दिया, इसके कारण मेरा इतना लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है, वो डिपेंडिंग ऑन दी कंज्यूमर कोर्ट, ओके सर। एंड कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस, अब शर्त बदल भी सकते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशंस में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कभी कभी मैक्सिमम केस में, नॉट ओनली कभी कभी, मैक्सिमम केस में कंडीशन टूटना मतलब वारंटी भी टूटना, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशंस। वारंटी टूटना कंडीशन टूटने के बराबर नहीं है, बट कंडीशन टूटना वारंटी टूटने के बराबर है। क्या ये बात आप एग्री करते हो? चलो सर आप एग्री करो ना करो, एक बार आप समझ ही लो। अमेजन ने बोला था कि भाई 10 दिन में रिप्लेसमेंट करेंगे, अमेजन ने बोला था टाइम पे डिलीवरी करेंगे, 27 अक्टूबर को करेंगे, अमेजन ने बोला था 282 EMI पे देंगे, सारा का सारा शर्त वो अगर तोड़ देता है, ये जो कंडीशंस है, ये अगर अमेजन आपसे ब्रीच करता है, डोंट यू थिंक कि आपका वारंटी भी ब्रीच हो गया? हेलो, ये सब कंडीशंस अगर आपके साथ वो ब्रीच करता है, डोंट यू थिंक कि आपका वारंटी भी ब्रीच हो रहा है इसमें? मतलब अगर 10 दिन का रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, अमेजन टाइम पे डिलीवरी नहीं करेगा, 27 अक्टूबर को नहीं करेगा, नो कॉस्ट EMI नहीं देगा, जो सब देख के आप प्रोडक्ट लेने के पीछे इतना पागल हुए थे, आज अगर वही सब करने से वो इनकार करता है, तो अल्टीमेटली आपका वारंटी भी चला जाता है, कोई मतलब नहीं रखता। दैट्स वाई। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, जब कंडीशन नहीं रहेगा तो वारंटी भी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, जब कंडीशन ही नहीं रहेगा तो वारंटी किस बात का, है ना? तो बेसिकली मतलब ये बात कुछ ऐसा हो गया ना कि दो दोस्त बन रहा है, ठीक है, दो फ्रेंड अपना दोस्ती बना रहा है, तो चलो अब से हम लोग दोस्त हुए, ओके, जैसे हम लोग करते हैं ना, तो अब से फ्रेंड, ओके। अब फ्रेंड बोलने से पहले उनका कुछ अपना कंडीशन लगाया था, ऐसे तो दोस्ती में कंडीशन नहीं होता है। जैसे कंडीशन कुछ ऐसा था कि कभी किसी को कोई थैंक यू नहीं बोलेगा, कभी किसी को कोई सॉरी नहीं बोलेगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू तो पहले वो कंडीशन लगा रहा है और साथ में वारंटी भी लगाया था कि कम से कम 5 साल का दोस्ती है, 5 years फ्रेंडशिप कम से कम टिकाना ही पड़ेगा, ये वारंटी था दोस्ती का। अब पॉइंट है कि जब दोस्ती का कंडीशन ही नहीं रहेगा तो फिर दोस्ती का वारंटी का क्या मतलब? जो भी हो आप कनेक्ट कर लिए, ये काफ़ी है सब, आई थिंक भूलोगे नहीं। ब्रीच ऑफ कंडीशंस may be treated as breach of warranty, a breach of warranty cannot be treated as breach of conditions। मैं जो भी एग्जाम्पल यूज करता हूँ शायद किसी को अच्छा ना लगे, शायद किसी को ठीक ना लगे, बट मेरा एग्जाम्पल जो भी मैं कभी कभी अपने मन से देता रहता हूँ, इसके पीछे एक ही कारण होता है, ओनली फॉर योर रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, और कोई इरादा मेरा नहीं होता। किसी को जानबूझ के किसी के माइंड पे किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने का मुझे कोई इरादा नहीं रहता।
तो अगर मैं कभी कभी गलती से भी कर देता हूँ, मैं गलती तो इस पर गलती तो कुछ है नहीं, बट आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा बात किसी के मन में लग सकता है, क्या सर मैं दोस्ती को बहुत सम्मान करता हूँ, है वो एक गाना है ना, तेरे जैसा यार कहाँ तेरे जैसा यार आना, कोई नहीं, तो सीरियसली दोस्ती को बहुत सर आंखों पे रखता है तो इसलिए दोस्ती को लेके खिलवाड़ नहीं। कंडीशन एंड वारंटी मे बी आइदर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ठीक है, मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंडीशन एंड वारंटी, इसका वारंटी, कंडीशन एंड वारंटी का कुछ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड होता है, तो क्या एक्सप्रेस होता है क्या इम्प्लाइड होता है, तो चलो देखते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या है, क्या काम करता है, क्या क्यों ये मैटर पे बात होगा। Look, condition and warranties may be either express or implied. Express मतलब भाई बोलो, बोलो बोलो मतलब क्या, मतलब या तो मुंह पे बोलो, मतलब या तो स्पीक, ठीक है, मतलब वो आप लोग एयरटेल का ऐड देखे थे, बहुत पहले आता था एयरटेल का ऐड, अभी अभी क्या आता है मुझे याद नहीं है, बट एयरटेल का ऐड, एक टैगलाइन भी था एयरटेल का, एक्सप्रेस योरसेल्फ, पता है किसी को? जब ये जियो कुछ नहीं था ना, तब एयरटेल अपना मार्केट बहुत जमाया था, अभी फिर से अभी भी उसका मार्केट काफी है, लेकिन एयरटेल का एक गजब का लाइन था, एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब बोलो जो बोलना है बोलो, दिल खुल के बोलो। तो एज पर लॉ एक्सप्रेस का मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ओरल एक्सप्रेशन रिटन एक्सप्रेशन दोनों वैलिड है। और इम्प्लाइड का मतलब होता है मान लेना, इम्प्लाइड का मतलब होता है मान लेना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जाम मुझे बता सकते हो? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले भी कभी पढ़े हो या फिर मेरे मुंह से कभी कभी सुनते रहते हो, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल। एनीबडी प्लीज? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल कोई तो बताओ, ट्राई तो करो। ऐसे इम्प्लाई का मतलब क्या है? मतलब इम्प्लाई का मतलब है कि भाई आप कुछ ऐसा करोगे जिससे लगेगा कि भाई मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। जैसे क्या कभी आप टैक्सी वाले जब रास्ते में जाता है तो क्या टैक्सी वाले अपने मुंह से चिल्लाता है? हाँ, कभी आप लोगों ने देखा कोलकाता में, कोलकाता जब टैक्सी चलता है, कभी आप लोगों ने देखा टैक्सी वाला गाड़ी में चिल्लाता है कि भाई हावड़ा हावड़ा हावड़ा, टैक्सी वाला चिल्लाता है क्या? बस वाले चिल्लाते हैं, टैक्सी वाला चिल्लाते हैं। हाँ सर, टैक्सी वाले भी चिल्लाते हैं, मैंने देखा है। वो एक आध बार का केस, वो एक्सेप्शनल केस है इनकी। उबर वाला चिल्लाता है, अब बोलोगे हाँ मैंने ये भी देखा सर, उबर वाला भी चिल्लाता है। नहीं सर, वो लोग तो ऑनलाइन ही चिल्लाते हैं। एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या है कि जब भी आप लोग देखोगे कोलकाता टैक्सी, जैसे मैं कोलकाता टैक्सी की बात कर रहा हूँ, अपने सिटी का टैक्सी है, तो कोलकाता टैक्सी जो है ये अपने एरिया में, ये देखो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और आप इसको बुलाते हो, खड़ा करते हो, टैक्सी में बैठते हो, और फिर जहां मर्जी इनको जाने बोलते हो। तो ये टैक्सी रास्ते में चल रहा है, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि ये अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में एक जुरिस्डिक्शन एरिया होता है जहां एड्रेस के पीछे कोलकाता लिखा जाता है। सम ऑफ ऑल कोलकाता एरिया, हावड़ा, 24 परगना, मैं आपको मोटर व्हीकल्स का चीज बता रहा हूँ, 24 परगना, 2 परगना है अपने यहाँ पर, कुछ परगना का और पूरा एरिया नहीं, कुछ सिटी एरिया है, 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा एंड सम प्लेस ऑफ हुगली, ठीक है। ये जो आसपास का एरिया है ना, कुछ जुरिस्डिक्शन एरिया है जहां तक इनका जाना वैलिड है, हर जगह ये येलो टैक्सी नहीं जा सकता। मतलब आप चढ़ के बोलोगे भाई चलो दीघा चलो, नहीं, येलो टैक्सी का परमिशन नहीं है, वो पर्सनली जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कोलकाता जुरिस्डिक्शन में अगर वो चल रहा है तो आप कहीं भी आप उनको खड़ा कर सकते हो, दिस इज द रूल्स। कभी कभी वो लोग ना कर देता है ना, वो गलत करता है, दैट्स इलीगल, वो आपको ना नहीं कर सकता।
वो कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। इसलिए आप देखना कुछ टैक्सीज में लिखा रहता है नो रिफ्यूजल। क्या किसी ने देखा? স্যার ওরাও হ্যাঁ, স্যার। রিফিউজ করে, हाँ ওরাও বলে যে যাবো না কোথাও, মানে রিফিউজ করে ওরা। हाँ एग्जैक्टली वो लोग भी बोलता है, बट ये गवर्नमेंट ने लिखा है था, ये देखो नो रिफ्यूजल लिखा हुआ है, देख रहे हो? नो रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना नहीं चाहिए, इलीगल है, उनका रिफ्यूज करना इलीगल है। आप उनके एक्सेप्ट तभी वो रिफ्यूज कर सकता है कि अगर वो गाड़ी गैरेज पे लगा रहा है, उनको भी तो कभी घर जाना है, उनका बिजनेस टाइम खत्म हो गया, वो गैरेज जाना चाहता है, रात हो गया है या फिर उनका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है, तभी वो रिफ्यूज कर सकता है। बट वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे उधर नहीं जाना है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई टैक्सी रास्ते में चल रहा है तो इम्प्लाइड है कि आप उनको खड़ा कर सकते हो और तो उस पर चढ़ सकते हो विदाउट एनी एक्सप्रेशन। विदाउट एनी एक्सप्रेशन मतलब ना आपने मुंह पे बोला ओ भैया टैक्सी, हाँ खड़ा रहो मैं आता हूँ, आप सिर्फ हाथ दिखाते हो, गेट खोलते हो, बैठ जाते हो। और टैक्सी रास्ते में चल रहा है, वो आपको कोई ऑफर नहीं किया था चिल्ला चिल्ला के, उनका ऑफर मतलब उसका रास्ते में चलना ही उनका ऑफर है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। या फिर ऑक्शन हॉल में ऑक्शनर को देखे हो कभी? जो लोग ऑक्शन करता है, क्या निकल गया? ओ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। ऑक्शनियर मतलब ये लोग क्या करता है, ऑक्शन करता है। प्रॉपर इमेज नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको इमेज से दिखा देता। हाँ कुछ ऐसा होता है, ये मिल गया। ये देखो ऑक्शन वाले ऑक्शनियर अपने ऐसा हथौड़ा दिखा के करता है, वो कभी चिल्लाता नहीं है, ठीक है? वो जो भी करता है ना, अपना जो भी बोली लगता है ऑक्शन हॉल में, उस पर डायरेक्ट जाके सिर्फ अपना ये जो इनका लॉ वाला हथौड़ा है, ये लॉ का हथौड़ा है, जान लो। ये हथौड़ा भी बहुत तरह का होता है, पेरेक ठोकने वाला भी हथौड़ा होता है और लॉ का भी हथौड़ा होता है। तो ये लॉ वाला हथौड़ा है, ये देखो, ठीक है? बहुत सारा जगह में दिख जाएगा आपको इस इमेज पेज में। तो अल्टीमेटली ये लॉ वाला हथौड़ा है। तो जब भी ये किसी बीड कर रहा है, ये देखो आप समझ रहे हो ना, कोई 500 का बोली लगा रहा है, कोई 200 का बोली लगा रहा है, तो अल्टीमेटली जिसके बाद जाके हाईएस्ट बीड आता है, तो ऑलवेज हाईएस्ट बीड पे उसके बाद वो एक टाइम देता है, 1 2 3 बोल के कुछ अपना टाइम रहता है, उसके बाद जिसका हाईएस्ट बिड रहेगा वही हो जाता है। तो ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ना ये कुछ बोलेगा ना वो कुछ बोलेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इम्प्लाइड का मतलब समझाने के लिए मैं आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा था, ठीक है? तो पॉइंट था क्या, चलो मुद्दे पे आते हैं। सर बोलो। विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा हाँ समझा दीजिए ना। ये भी इम्प्लाइड है, ये भी इम्प्लाइड है। एटीएम से जो मनी विथड्रॉल करते हैं, ये भी वेरी गुड एग्जांपल, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का अनदर एग्जांपल, वेरी गुड। एटीएम कार्ड हम लोग एंट्री करते हैं और एटीएम मशीन उसको ऑटोमेटिकली निकालते हैं। हाँ बोलो। सर इसको तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं ना। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट हाँ, टैसिट इम्प्लाइड करीब सिमिलर वे पे काम करता है। स्लाइड डिफरेंस होता है इसमें। स्लाइड डिफरेंस होता है, ठीक है? जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन पे जाके हम लोग कार्ड को एंट्री लेते हैं, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा लिया जाता है। बट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ इम्प्लाइड ऑल्सो, ठीक है? जैसे हम लोग उसमें कार्ड लगाते हैं और वो कार्ड को रीड करके अपने हिसाब से तो मतलब जो भी अमाउंट होते हैं हमें निकाल के देते हैं। एग्जैक्टली अभी चलो फोकस करो इस पे। Express conditions are those which are agreed upon between the parties, okay, at the time of contract and are expressly provided in the contract. Implied conditions on the other hand are those which are presumed, मान लिया जाएगा by law, to be present in the contract. It should be noted that an implied conditions may be negated
और वेव्ड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। मैं आपको आगे समझाता हूँ। इम्प्लाइड कंडीशंस में क्या है, कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। इम्प्लाइड कंडीशंस बहुत वाइटल पॉइंट है। जैसे कंडीशन एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशंस में याद रखने वाला चीज देखो, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी। मैं आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट, डोंट वरी। सबसे पहले तो मैं आपको कंडीशन टू टाइटल बताऊंगा जो सेक्शन 14A में बताया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, सिंपल। अब ये सिंपल का मतलब, सिंपल तो है सर, बट सिंपल में क्या कुछ लोचा है? देखो सर, कुछ लोचा होगा तो पता चल ही जाएगा। A purchased a tractor, ध्यान देना सर, A purchased a tractor from B who had no title to it। टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं है। A B से ट्रैक्टर खरीद रहा है, बट तुम उससे ट्रैक्टर खरीद रहे हो जिसके पास उसका कोई कागजात नहीं है, कोई ओनरशिप का टाइटल नहीं है। आफ्टर 2 months, हेलो बैकग्राउंड नॉइज है, थोड़ा ये कर देना, म्यूट कर देना। आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर मतलब 2 महीने बाद पता चला कि भाई बी तो इसका ओनर नहीं है, बी तो इसका ओनर नहीं है, लेकिन बी किसी और का ट्रैक्टर अपने पास लेके ए को बेच रहा था। हे भगवान, समझ लो क्या होने वाला है ऐसा केस में। हाँ, ऐसा केस में कभी गलती से भी मत फंसना सर, ऐसा बहुत केस में होता है, स्पेशली लैंड के केस में होता है, जमीन के केस में। ओरिजिनल ओनर पता ही नहीं है, आप दलाल से जमीन खरीद के लेते हो। कोलकाता में ये हमको लास्ट क्लास में भी समझा रहा था। अपने कोलकाता में ये मतलब नॉट ओनली इन कोलकाता, पूरा इंडिया भर में चल रहा है। सबको ना ऐसे जमीन लेने के चक्कर में मतलब खत्म हो जाते हैं, तहस नहस हालत हो जाता है लोगों का। मेरा एक्सपीरियंस लोगों का है, मैंने देखा, मेरा अपना एक्सपीरियंस। দলিলটা তাহলে হয় কি হিসাবে স্যার? हाँ, তো দলিলটা কি করে করে তাহলে? अरे वो भी फ्रॉड है रे बाबा, लोगों को अच्छा। इतना पता ही नहीं है। पीपल्स आर नॉट वेरी एडुकेटेड इन आवर कंट्री, और एडुकेटेड लोग ज्यादा फंसता है, जानते हो। मतलब मैंने देखा, मतलब एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाई तो किया है, कभी लॉ पढ़ा है क्या? मतलब ना तो कभी लॉ पढ़ा है, ना ही पढ़ने का मतलब भी समझने का कोशिश करता है। एक्चुअली एजुकेशनल क्वालिटी भी काफी खराब है अपने कंट्री में। लोग ग्रेजुएट है लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हिंदी में भी समझाओ वो भी नहीं समझाता है। कोई बोलेगा सर इंग्लिश में है प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन हिंदी में भी तुम समझाओ तो भी नहीं पता है। ये अपने कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस करना नहीं आता, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम कितना भी समझा दो नहीं समझेगा। मतलब ये एक तरह का ना मतलब हट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, प्रॉपर मतलब जो लोग एजुकेशनल सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है, बेसिकली टीचर्स जो सरकारी लेवल पे है, प्राइवेट टीचर्स ऑल्सो, सबका जिम्मेदारी होता है कि भाई सिखाने के टाइम पे सीखो। और स्टूडेंट का भी एक चीज होना चाहिए, जानते हो ना, सीखने का इच्छा। क्या है ना, आजकल सीखने का इच्छा बहुत कम लोगों में है। सबको ना सिर्फ सर्टिफिकेट होना है और पास होना है। और ये पास के चक्कर में 12th तक का एजुकेशन बहुत होता है, जानते हो। 12th तक का एजुकेशन बहुत होता है कि 12th तक पढ़ के भी ना लोग दुनिया में मतलब क्या क्या नहीं कर सकता। आई एम नॉट जोकिंग। लेकिन आजकल तो लोग मास्टर डिग्री करके भी मतलब एमकॉम भी कर लेता है, एमए कर लेता है, एमबीए कर लेता है, फिर भी ना डब्बा है डब्बा। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली बता रहा हूँ। तुम मतलब एमकॉम एमबीए किए हुए हैं, बट मैंने ऐसे इतना बहुत सारे लोगों से बात किया, बेसिक शेयर मार्केट का मतलब नहीं समझा पाया। इन्वेस्ट करना पर्सनल पॉइंट है, बट कम से कम ये तो समझा दो भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है, इकोनॉमी कैसे चलता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बेसिक चीजें नहीं बता सकता। एमकॉम किया, एमबीए किया, तो इसको अगर अकाउंट्स का एंट्री पूछ लो तो ये तो वहीं पर सर घुमा के गिर जाएगा। मतलब there's a big gap in education in reality and education in degree. There's a big gap. ठीक है, जो भी हो वो सब बातें करूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे सर क्या बात बोलते हो।
तो बेसिकली मैं आपको न्यू टाउन बताना चाह रहा था, ये अपने कोलकाता में ये जो एरिया है ना, यहाँ पर लैंड को लेके बहुत प्रॉब्लम है। गलत जमीन गलत लोगों का, मतलब जिसका ओनर है वो है ही नहीं, किसका जमीन कौन ले रहा है, किसको दे रहा है, किसी को नहीं पता, लेकिन लोग ले रहा है। अरे आजकल तो लॉयर भी तो गलत गलत काम के लिए पेपर दे देता है, एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में दिखा के, बोले देखो आपका स्टैम्प पेपर में जमीन का एकदम पूरा सब कुछ स्टैम्प ड्यूटी देके एकदम आपके नाम पे कर दिया। तो कितना केस झूल रहा है कोर्ट में कितना केसेस है, एक ही जमीन का मतलब 10-10, 20-20 ओनर क्लेम कर रहा है कि मैंने इसके लिए पैसा दिया, मैंने उसके लिए पैसा दिया। जब कुछ होता नहीं है तब गवर्नमेंट आके बोलता है किसी का नहीं है, जमीन मेरा है। क्या करेगा सर? खरीदने से पहले तो सर्चिंग पेपर होता है ना उसका, जमीन का चाहे फ्लैट वगैरह का सर्चिंग किया जाता है सर। सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि उनके पास पैसा है और वो जाके बोलेगा, और कुछ दलाल लोग हैं अंदर में जो लोग बोलता है कि देखो ये जमीन है, मेरा अपना ही है, तुम इसको खरीद लो, ठीक है। उस पर सर्चिंग पेपर भी डुप्लीकेट निकल रहा है। नहीं तो एक जमीन का 10-10 मालिक कैसे होता है, बताओ आप। राइट, सही बोल रहे हैं, है ना। अगर डुप्लीकेसी ना होता, ये देखो सोदपुर में, बैरकपुर में निकल गया, हाँ, एक फ्लैट दो मालिक। समझ में आ रहा है? कुछ हो रहा है, बहुत सारा जगह में हो रहा है। मतलब ज्यादा हम लोग अगर प्रैक्टिकली चीजों को सीखेंगे नहीं ना, मुश्किल तो होगा। चाहे आप मतलब स्कूल में पढ़ के सीखो, कॉलेज में पढ़ के सीखो, ट्यूशन लेके सीखो, या फिर मास्टर डिग्री करो, पीएचडी करो, चार्टर्ड करो, बट सीखो से। ओके, तो he purchased a tractor from B who had no title to it. After 2 months, the true owner spotted the tractor and demanded it from A, held that A was bound to hand over the tractor. देना पड़ेगा। अभी अगर इसके लिए इसको 5 लाख भी दिया तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, किसी के लिए किसी का 5 रुपया भी बहुत होता है, ये तो 5 लाख से ट्रैक्टर का पैसा दिया था, लेकिन ए को देना पड़ेगा, एंड टू इट्स ट्रू ओनर को देना पड़ेगा, एंड दैट ए कुड सू बी। अब ए बी पे केस करेगा, द सेलर विदाउट टाइटल। बी कौन था? जो एक सेलर था जिसका कोई ओनरशिप ही नहीं है, फॉर द रिकवरी ऑफ द परचेस प्राइस। पता नहीं ऐसे लोगों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो इतना जाली कर सकता है उसको तो उससे पैसा मिलेगा, लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है कि हायर परचेज पे लिया होगा या फिर किसी का लेके चला रहा होगा। नहीं, हायर परचेज का होता तो फिर दूसरा ओनर कहाँ से निकल जाता? हायर परचेज का नहीं है। अच्छा, दूसरा ओनर है इसमें। मतलब किसी दोस्त ने देखे गया था, ठीक है, वो चलाता है यहाँ पर और बोल दिया कि भाई ले लो, ठीक है। मतलब होता है ना, कोई फॉरेन में रहता है और उसको बोल के गया है कि भाई मेरा बाइक वाइक देखना, तो चला भी लेना, और उसको पैसा का जरूरत पड़ा, दोस्त का जो फ्रेंड का फैमिली का बाइक वो यूज करता था, ठीक है, तो बाइक बेच दिया अपना बोलकर। लोग भी समझता है कि भाई यही तो चलाता है, फिर इसी का होगा। लेकिन जब बाइक का पेपर्स कुछ नहीं मिला, वो बोला था कि भाई देख मेरा ही है, बट पेपर्स नहीं है, तो थोड़ा कम दाम दे देना, बट ले लेना, ठीक है। ऐसे तो 30,000 का दाम है, तू मुझे 20 में दे देना। अरे भाई 20 भी तो पैसा होता है। लोग क्या देखता है? लोग देखता है कि भाई मुझे 20 में मिल रहा है 30 का चीज। अरे भाई वो कितना प्रॉपर हो रहा है वो तो देखो। उससे अच्छा है 10,000 ज्यादा दो, पर सही चीज लो। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। एग्जाम्पल 2, दूसरा एग्जाम्पल देखो। ये सब केस स्टडीज गजब का है। इफ ए सेल्स टू बी, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इफ ए सेल्स टू बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क जानते हो, ये खीर बनाने के टाइम पे पायस बोलते हैं हम लोग बंगाली में उसको, ठीक है, जिसको हम लोग पायसम या पायस, हम लोग बंगाली में बोलते हैं पायस, हिंदी में इसको खीर ही बोलते हैं, जो दिया जाता है कंडेंस्ड मिल्क। इससे केक वगैरह भी बनता है, बहुत सारा चीज में इसको यूज किया जाता है। कोई बात नहीं सर, मेरा तो फूड का क्लास नहीं है, कुकिंग का, अगर होता तो मैं थोड़ा आपको बताता। ओके, तो ए सेल्स टू बी टीन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क लेवल्ड CDF ब्रांड का नाम भी दिया CDF, एंड दिस इज प्रूव्ड टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन कंपनीज ट्रेडमार्क। ये जो CDF ब्रांड है, ये किसी एन कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है। अब बी क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, ये एन CDF ब्रांड लगा के अपने ही डुप्लीकेट कंडेंस्ड मिल्क बेच के CDF का ब्रांड लगा के बेच रहा है। इट विल बी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस। ये इम्प्लाइड है,
ये इम्प्लाइड शर्त है भाई, तुम दूसरे का ब्रांड यूज नहीं कर सकते, इसलिए ब्रांड को रजिस्टर करना पड़ता है। दैट ए हैड द राइट टू सेल, बी इन सच ए केस विल बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स और टेक ऑफ द लेवल्स एंड क्लेम डैमेजेस फॉर द रिड्यूस्ड वैल्यू। मतलब ब्रांडेड चीजों का दाम ज्यादा होता है ना, तो वो जीडीए ब्रांड का चीज ज्यादा दाम वाला होगा। ये आप लोग देखोगे मार्केट में, ये रीबॉक का डुप्लीकेट शूज मिलता है, डुप्लीकेट बैग मिलता है। देखियो रीबॉक, एडिडास, क्या देखे हो कि नहीं देखे हो? हेलो, रीबॉक, एडिडास, प्यूमा, इसका बहुत डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में बहुत सस्ता दाम पे। एक्चुअली उनका ब्रांड लोगो यूज किया जाता है, ये एस्प्लैनेड में, फुटपाथ में बहुत दिखता है। मेनली खिदिरपुर। फर्स्ट हाँ? बोल बोल के खिदिरपुर हाँ सर। बोलो, क्या क्या? खिदिरपुर खिदिरपुर खिदिरपुर, वेरी गुड। खिदिरपुर फैंसी मार्केट, फैंसी পাওয়া যায় मार्केट, এগুলো স্ট্যাম্প মেরে বেচে। खिदिरपुर फैंसी मार्केट, ठीक है। वहां पर एक मार्केट है, सब डुप्लीकेट है, एक भी सही वाला नहीं है। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर रीबॉक, एडिडास इन पे केस क्यों नहीं करता? अब रीबॉक, एडिडास को भी ना पता है ये इंडिया है, ऐसा ज्यादा इंडिया जैसा कंट्री में होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसा देश में ज्यादा होता है। इतना भीड़ है, किसको किसको पकड़ेगा? अगर ये लोग इनको जेल में भी लेके जाएंगे ना अपने कंट्री में, तो जेल में भी रखने का जगह नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये इंडिया में एक ट्रेंड हो चुका है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल कहानी बताया था कैशियो कैलकुलेटर का। कैशियो कैलकुलेटर भी बहुत डुप्लीकेट मिलता है मार्केट में, बहुत। जापान का कंपनी है कैशियो, तो क्या करेगा, इतना ज्यादा बिकता है ना, चांदनी में तो भर भर के मिलता है, चांदनी चौक, जानते होंगे आप लोग। तो अल्टीमेटली इस तरह का काम करना सही नहीं है, ठीक है। तो ए सेल्स टू बी कंडेंस मिल्क लेवल सीडीए ब्रांड एंड दिस इज प्रूव टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट, मतलब उनका अपना ट्रेडमार्क है, उसमें इन्फ्रिंजमेंट है, मतलब उसमें उनका हक है, ठीक है। तो इन्फ्रिंजमेंट का चार्जेस दिए गया है उनसे, तो इट विल बी अ ब्रीच ऑफ implied कंडीशन दैट he had the right to sell, B in such a case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages for the reduced value। किससे? A से लेगा। If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to true owner, he will be entitled to refund the, और बाकी पैसा भी उसको रिफंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर इन कंपनी जो है वो भी उससे चार्ज करेगा। मतलब चारों तरफ से बी को फंसना चाहिए, चारों तरफ से। ए से भी फंसेगा, एन से भी फंसेगा, ठीक है। तो ये था, तो इतना देर से क्या चिल्ला रहे थे सर? इतना देर से मैं आपको कंडीशन एज टू टाइटल समझा रहा था, जो सेक्शन 14A ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको सिखाता है। तो देखो सर, दुनिया में कोई भी चीज ना एवी नहीं होता, हर चीज के होने के पीछे रीजन होता है। जैसे कि बिजनेस चलता है तो बिजनेस के पीछे रीजन है। अगर मानो कि अगर कोई भी किसी का प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बना के कॉपी करके बेच देगा, तो फिर भाई सही बंदा तो मर जाएगा ना। तो कुछ तो रूल्स होना चाहिए, कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो सही बंदा कहाँ जाएगा? मतलब ऑनेस्टी से बिजनेस करने वाले अगर मर जाता है, अपनी कंट्री में प्रॉब्लम है, अपनी कंट्री में काफी सारा मैटर में प्रॉब्लम है। ऐसे एक्चुअली मैं एक बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर में बिजनेस होता है, तो ऑब्वियसली देखो, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि बिजनेस होता है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है। एकदम प्रॉपर वे में बिजनेस होना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर कोई करता है। लेकिन मेरे मन में एक चीज चलता है कि अगर ईच एंड एवरी पर्सन ऑनेस्टी से बिजनेस करता ना, तो शायद ये पुलिस को ब्राइब देना, ठीक है, रास्ते में सेल टैक्स ऑफिसर को पैसा खिलाना, ये सब करने का जरूरत ही नहीं होता, क्योंकि सबका मार्जिन रहता, ऑनेस्टी भी रहता, ओवरलोड में गाड़ी चलाने का दरकार नहीं होता, कुछ भी जरूरत नहीं होता, बिकॉज सब कोई ऑनेस्ट होता। तो आई डोंट थिंक जीएसटी चुराने का प्रॉब्लम नहीं होता। जीएसटी चोरी करना, वैट चोरी करना, ठीक है, मतलब आप जीएसटी का अमाउंट नहीं देते हो, वैट नहीं देते हो, इनकम टैक्स तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत दूर का चीज है। इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ 5 से 6% लोग ही इनकम टैक्स भरता है। मतलब समझ रहे हो सर? फिर हम लोग बोलते हैं देश में डेवलपमेंट नहीं है, जिसमें सैलरी पर्सन ज्यादा है। हाँ ऑब्वियसली सैलरी पर्सन तो छुपा नहीं सकता, वो सैलरी पर्सन ही ज्यादा देता है। सैलरी पर्सन का तो छुपने का जगह नहीं है ना, बिजनेसमैन तो देता ही नहीं है।
सर जैसे कि बोलो। आप बोले कि खिदिरपुर में एडिडास का रेमंड्स का मिलता है, अगर हम लोग खरीदें और हम लोग को लग रहा है कि ये ट्रू है, मतलब एडिडास का ही है, तो हम लोग जाके उसको ये रिजेक्ट करके पैसा ले सकते हैं क्या? 5 मिनट वेट करो। सर बिल पाँच- देना वाले। नहीं हेलो? नहीं, बिल तो देगा भी नहीं, वहाँ बिल नहीं मिलता। ठीक है, स्नेहाशीष वही बोल रहा है, तुम क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा बात, जस्ट वेट करो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको इसका जवाब देगा। जस्ट वेट करो, ठीक है, जस्ट 2 मिनट। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, 2 मिनट वेट कर जाओ, सब चीजों का जवाब मिलेगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as is known the market as waste silk. If it not, B is entitled to reject the goods. मतलब वो वेस्ट सिल्क की खरीदने के लिए जा रहा था, अगर वो वेस्ट सिल्क नहीं होता तो फिर वो रिजेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन जैसा होगा वैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। A ship was contracted to be sold as a copper first hand vessel. एक जहाज सेल किया गया, जहाज समझते हो ना, बड़ा बड़ा जो जहाज होता है समुद्र में चलता है। A ship was contracted to be sold as a copper first hand vessel, but actually it was only partly copper first hand. Held that goods did not correspond to description and hence could be returned. इसको रिटर्न करना चाहिए। और if buyer took the goods, और अगर बायर गुड्स लेता है तो बाकी उसका जो डैमेज है, मतलब क्योंकि ये कंप्लीट कॉपर का नहीं है तो फिर बाकी अमाउंट का डैमेज वो क्लेम कर सकता है, बाकी अमाउंट का डैमेज वो क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली प्रूफ कहाँ होगा, कोर्ट में होगा। तो ये था आपका सेल बाय डिस्क्रिप्शंस, जो आपको सेक्शन 15 सिखाता है। ठीक है, आई थिंक बहुत समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक गजब का पॉइंट दिया हुआ है, कभी कभी गुड्स का क्लास अलग होता है। क्लास मतलब किस कहाँ का है भाई, जैसे होता है ना, बंगाल का रसगुल्ला में स्पेशलिटी होता है, ठीक है, बंगाल का रसगुल्ला में स्पेशलिटी होता है, गुजरात के खांडवी में स्पेशलिटी होता है, राजस्थान के पापड़ में स्पेशलिटी होता है, या फिर और भी चीज़ें हैं। ठीक है, साउथ इंडिया का अपना कोई, जैसे इडली डोसा में स्पेशलिटी होगा। ठीक है, बिहार का भी अपना, पटना का फेमस क्या है प्रगति? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, वेरी गुड। तो पटना का लिट्टी चोखा फेमस है। सिमिलरली तो ऐसा ब्रांड का डिस्क्रिप्शन का बात है ना, तो क्योंकि ये इसी डिस्क्रिप्शन में ही बिजनेस चलता है, पर द क्लास और काइंड टू विच द गुड्स बिलोंग हैज बीन स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल इजिप्टियन कॉटन, जावा सुगर, शेफील्ड क्रॉकरी, ये फेमस है। इजिप्ट का कॉटन फेमस है, उनका अपना ब्रांड है। मतलब लोग कंपनी का नाम नहीं देखता, इजिप्ट का कॉटन है तो ले लेगा, जावा का सुगर है तो ले लेगा। जावा का तो सुगर का मतलब थाली कहा जाता है, शेफील्ड का क्रॉकरी मतलब क्या क्रॉकरी होगा, समझ रहे हो ना, क्या क्रॉकरी होगा, मतलब जी यूटेंसिल्स या कप प्लेट सेट्स ये सब क्रॉकरी में आता है। मतलब उनका अपना पर्सनल एक ब्रांडिंग है, तो इसको कहते हैं क्लास। तो वो अपने नाम पे ही बिक जाता है। ये नाम पे बिकने के पीछे एक 2 मिनट का स्टोरी सुनोगे, मजा आ जाएगा सर। नाम की स्टोरी के पीछे 2 मिनट का स्टोरी। तो मुझे बता सकते हो कोलकाता का नाम कैलकाटा क्यों है? हम लोग कैलकाटा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हेलो सर, ब्रिटिश लोग इंडिया को क्या नाम से बोलता था? कैलकाटा। और ये लास्ट 5 साल पहले तक भी ये कैलकाटा नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ कि इसको कैलकाटा नहीं कोलकाता किया जाए, और बॉम्बे को मुंबई किया जाए, बिकॉज वो लोग ब्रिटिश लोग उसको जबरदस्ती कर दिया था अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे उस दिन कल ही एक मेरे बहन से बात हो रहा था, तो एक जगह है उदानामुंडल की, जगह का नाम है उडानामुंडलम। ठीक है, एक्चुअली वो ऊटी है ना, साउथ इंडिया में बहुत फेमस रिजॉर्ट एरिया है, हिल स्टेशन, उसका एक्चुअल नाम है उदानामुंडलम। ठीक है, तो उसको ब्रिटिश लोग बोल नहीं पाता था तो अपने हिसाब से ऊटी नाम रख दिया। अब समझ रहे हो ना, मतलब कहाँ है उडानामुंडलम और कहाँ है ऊटी। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि कैलकाटा, कोलकाता का नाम कैलकाटा क्यों है? इसके पीछे 2-3 थ्योरी है। एक थ्योरी बताता है कि काली भगवान है ना, काली ठाकुर, काली घाट का काली मारे बाबा, ये शक्ति पीठ में एक पीठ होता है। ठीक है, जो माँ दुर्गा का जो पीठ है, तो उसमें से काली माँ का पीठ जो है वो एक है कलकत्ता में। तो ये भी एक कहानी है कि एक कोलिकाता था तो काली ठाकुर से था, ठीक है, काली भगवान से। और एक थ्योरी है
जिस जहाँ से कलकत्ता आया है कि कोई एक बंदा अपने सर पे धान काट के लेके जा रहा था, पैडी को काट के लेके जा रहा था। तो कोई ब्रिटिश ने बोला कि भाई क्या लेके जा रहा हो, तो उसको समझ में नहीं आया, इंग्लिश में बोल रहा था कि व्हाट यू कैरी ऑन इन योर हेड, ऐसे कुछ पूछ रहा था। तो उसने बोला कि कल काटा, ठीक है, उसने बोला कल काटा, तो उससे उनको बोला कि कल काटा। ये भी एक थ्योरी है। और एक थ्योरी है कि कोली चून का थ्योरी। कोली चून मतलब ये चूना होता है ना जो पान में लिया जाता है, डू ऑल नो दिस, चूना जो पान में लिया जाता है। तो कलकत्ता एरिया में ना चूना का मतलब प्रोड्यूसिंग होता था, ये पूरा एरिया चूना के लिए जाना जाता था। तो क्योंकि कोली चून उसको एक्चुअल बंगाली में उसको बोला जाता है, उसका पूरा नाम वही होता है कोली चून, तो दैट्स वाई कोली का था। बट ये तीनों थ्योरी अलग है। और एक थ्योरी आपको मैं बताता हूँ जो काफी एक्सेप्टेड है और इसके साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कुछ कनेक्शन है। हेलो सर, क्या आप लोग सुन रहे हो स्टोरी? सर आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग ये जगह के बारे में सुने हो? ये एक जगह है सर, कालीकट। देख रहे हो सर, मैं कालीकट पहुंचा जिसका आज का नाम है कोझिकोड, ठीक है, केरला में है सर, ठीक है, केरला में है, ये जगह है साउथ इंडिया में। आप लोगों ने हिस्ट्री में वास्को दा गामा के बारे में सुने थे? वास्को दा गामा, थैंक यू। वास्को दा गामा ये पोर्तुगीज थे। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश आने से पहले पोर्तुगीज इंडिया में काफी पहले आया था। मतलब ब्रिटिश आया था 1600 के बीच में और पोर्तुगीज आया था 1400 में। और वास्को दा गामा कोझिकोड बीच मतलब यहाँ पर आया था। ये आपका कालीकट, इसका पुराना नाम यही है कालीकट, यहाँ पर आया था 1498 में कालीकट बंदर में। तो ये वास्को दा गामा एक्चुअली ग्लोब ट्रॉटर था और अपने कंट्री को दुनिया में कहाँ क्या चीज मिलता है इसका इंफॉर्मेशन देता था। तो आप लोग जानते हो कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्या इंडिया में बहुत सोना मिलता था? सर इंडिया में स्पाइसेस मिलता था, मसाला आज भी मिलता है। इंडिया दुनिया में मसाला के लिए जाने जाते थे। और भी प्रोडक्ट जो इस एरिया में साउथ इंडिया में मिलता था, तो ये स्पेशली मसाला। तो ये क्या करता था, ये वास्को दा गामा पुर्तगाल को खबर पहुंचा दिया कि भाई यहाँ पर मसाला मस्त है। तो ये मसाला जब वो लोग लेके जाता था तो उन लोग ऑब्वियसली उनको पूछता था भाई कहाँ का है, तो लोग क्या बोलता था, कालीकट का है। और पुर्तगाल दुनिया में उस टाइम पे वर्ल्ड में मतलब लीड करता था बिजनेस में। अगर आप पुर्तगाल का हिस्ट्री देखोगे, ठीक है, तो ब्रिटिश का हिस्ट्री भूल जाओगे। पुर्तगाल काफी पुराना, ब्रिटिश बाद में आया, बहुत बाद में, ठीक है, लेकिन बड़ा लंबा तक खींचा। बट पुर्तगाल बहुत लंबा समय तक बिजनेस में टॉप करता था वर्ल्ड लेवल में। अब यही कालीकट वाला थ्योरी ब्रिटिश ने अपनाया। मैं आपको बता दूं, ये लोग एकदम सिंपल क्या करता था, यहाँ कालीकट से प्रोडक्ट लेके एकदम चुपचाप यूरोपियन नेशंस में पहुंचाता था, ठीक है। अब ब्रिटिश लोग जब यहाँ से, ब्रिटिश कहाँ से आया, ब्रिटिश आया यहाँ से, ये देखो, ये रहा आपका पुर्तगाल, स्पेन, पुर्तगाल यहीं पर है, हियर इज पुर्तगाल, ठीक है। और ये रहा आपका इंग्लैंड, ये रहा आपका इंग्लैंड। अब ये लोग बाद में निकला अपने घर से कि भाई चलो बिजनेस करना है, लेकिन बाकी जगह में तो पुर्तगीज कॉलोनी बन चुका था। अब ये लोग कहाँ पहुंचा, गैंजेस के ऊपर कोलकाता में पहुंचा, ठीक है। अब कोलकाता में जगह का नाम कोलकाता नहीं था, ये लोग हुगली में पहुंचा, तब हुगली ज्यादा फेमस हुआ करता था। अब ये लोग यहाँ से जो भी प्रोडक्ट मिलता था ना, उसका नाम यूरोपियन नेशंस में, कालीकट का प्रोडक्ट बहुत फेमस था। आप लोग दोनों स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, दोनों स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। ब्रिटिश का दिमाग ऐसे ही काम करता था, तभी तो वो यूरोपियन नेशंस को बिजनेस में बाकी सबको टक्कर दे दिया। दुनिया में ब्रांड बिकता था कालीकट का और ब्रिटिश ने नाम दिया कैलकटा। अब ये कैलकटा एंड कालीकट यूरोपियंस क्या समझेगा, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग में क्या समझेगा, कुछ अंतर कर पाएगा, क्या लगता है आपको? हेलो,
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। ब्रिटिश जानबूझ के जगह का नाम कैलकाटा रखा था और बेसिकली ये अपना ब्रांडिंग करने के लिए रखा था, ताकि पोर्तुगीज का मार्केट यूरोपियन नेशंस में खराब हो जाए और इनका प्रोडक्ट यूरोपियन नेशंस पे सेल ज्यादा हो जाए। जो भी हो सर स्टोरी में दम था कि नहीं था? मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया तभी बता रहा हूँ। प्लीज टेल मी, ऐसा थ्योरी आप लोगों ने पहले कभी सुना था क्या? ना सर। सर पैडी वाला ये सही है क्या स्टोरी? नहीं, मुझे तो पैडी वाला कभी सही नहीं लगता। मुझे सही लगता है ऑब्वियस ये वाला सही लगता है, कैलकाटा के पीछे ये वाला सही लगता है। बट हाँ, कोलकाता के पीछे माँ काली का ज्यादा कारण है, क्योंकि काली माँ वहीं से कलिकता, वही ज्यादा मुझे सही लगता है। और चुना का भी थ्योरी मुझे थोड़ा ठीक लगता है, बट कैलकाटा का थ्योरी ये है, कैलकाटा का थ्योरी ये है, ये मुझे पूरा लगता है कि वही थ्योरी है। जो भी हो, इसमें आप लोग मतलब हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बट ये गजब का है। मतलब मैं बेसिकली इसको आपको इसलिए समझाने का कोशिश कर रहा था बिकॉज आपको मैं सॉरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा था ना, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इजिप्टियन कॉटन, वैसा कैलकाटा का कुछ प्रोडक्ट, कालीकट का मसाला, काइंड ऑफ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल भी होता है। सेल करने के टाइम पे आपको सैंपल से भी आप सेल कर सकते हो। देखो, in case of sale by sample of 2 parcel of wheat, the seller allowed the buyer an inspection of the smaller parcel but not the larger parcel. मतलब छोटा वाला देखो, पसंद आया तो पूरा ले लो। In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse to take any latent of the parcel of wheat. In case of a sale by sample of 2 parcels of wheat, the seller allowed the buyer by inspection of the smaller. छोटा वाला देख लो, बड़ा वाला ले सकते हो। ऐसा होता है, लेकिन it was held that the buyer was entitled to refuse to take any latent of the parcels of wheat. A company sold certain shoes made of a special sole by a sample of a French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. Held the buyer was entitled to the refund of the price plus damages. क्योंकि जूता पेपर से बना हुआ है तो मे भी वो डैमेज क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर सेल बाय सैंपल का एक मैटर आ जाता है। अगर सेल बाय सैंपल है तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई सैंपल अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो अपना प्रोडक्ट वापस कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क सेल कोरिस्पोंडेड विद द सैंपल इन क्वालिटी। मतलब जो बड़ा वाला अमाउंट है, बल्क अमाउंट है, उसके साथ छोटा का मैच होना जरूरी है। The buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with sample. उनको सैंपल मैच कराने का प्रॉपर टाइम देना चाहिए। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये भी एक पॉइंट है। मतलब आप कंडीशंस का समझ रहे हो ना, आप सैंपल भी दो और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दो, ये भी हो सकता है। ये एक बार खुद से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये चलो देख बता देते हैं। He agreed with B to sell a certain oil described as a refined sunflower. He agreed with B to sell certain oil described as a refined sunflower oil, warranted only equal to sample. The goods tendered were equal to sample, but contained a mixture of hemp oil or palm oil. B can reject the goods. बोला था भाई सनफ्लावर है, बट उसके अंदर पाम ऑयल लगा के बेच रहा है, तो प्रूव होता है तो फिर आपका ये प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है। सिंपल बैड मैटर है, बोलने से ही बात नहीं बनेगा, बात एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू प्रूफ। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, फिटनेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही होता है कंडीशन। देखो एक गजब का एग्जांपल है। ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी, ए डेंटिस्ट, बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर एज माउथ. He rejected the set of teeth and claimed the refund of the price. It was held that he was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. हो सकता है क्योंकि फिटनेस और क्वालिटी इश्यूज हो रहा है। They want to be shop and asked for a merit swing machine. B gave A the same and A paid the price. They relied on the trade name of the machine rather than on the skill and judgment of the seller B.
In this case there is no implied condition as to fitness of the machine for buyer particular purpose. मतलब यहाँ पर पॉइंट कुछ क्या है कि मतलब कहना ये चाहता है कि भाई ए जो है ना ये बी के दुकान में जा रहा है एंड बोला कि भाई मुझे मेरिट स्विंग मशीन चाहिए, स्विंग मशीन जिसे सिला जाता है. They gave A the same and A paid the price. They relied on the trade name of the machine. मतलब मशीन बहुत नाम वाला है तो उसने ले लिया rather than on the skill and judgment. मतलब उसको आता उसको चलाना या वो उसने जज ही नहीं किया of the seller B. ठीक है, मतलब सेलर का स्किल जजमेंट भी वो नहीं देगा, बस ट्रेड नेम से ले लिया. इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस ऑफ द मशीन. मतलब इसमें मशीन का फिटनेस देखना जरूरी नहीं है, ये बायर का पर्टिकुलर पर्पस है. मतलब पहला वाला केस में टीथ में इंपॉर्टेंस ही था कि भाई टीथ फुलफिल होना जरूरी था, बट सिविंग मशीन आप पे फिट करेगा कि नहीं करेगा ये आप जानो, पहले देख लेते. लेकिन आपने तो बस ट्रेड नेम देख के लेके आ गए. समझ में आया कि नहीं आया? एंड कंडीशन टू मर्चेंटेबिलिटी, ये भी एक गजब पॉइंट है. मर्चेंटेबिलिटी मतलब बेसिकली बिजनेस का मैटर कर रहा है. इफ ए पर्सन ऑर्डर्स मोटर्स हॉर्न्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हॉर्न्स एंड द हॉर्न सप्लाइड आर स्क्रैच्ड, मतलब जो हॉर्न आपको मिला है वो स्क्रैच्ड हॉर्न है एंड डैमेज ओइंग टू बैड पैकिंग, इज एंटेड टू रिजेक्ट देम एज अनमर्चेंटेबल. मतलब जो बेचने लायक नहीं है आप उसको बेच नहीं सकते. किसी को टूटा हुआ चीज फूटा हुआ चीज बेच नहीं सकते. अनमर्चेंटेबल, बेचने लायक नहीं है तो मत बेचो भाई. 16 सबसेक्शन 2 कहता है. कहाँ कहता है? हम लोग झगड़ा करके बोलते हैं ना, कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं चलेगा? अरे भाई लॉ में लिखा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930s में बोला हुआ है कि आप टूटा फूटा चीज बेच नहीं सकते. कंडीशन एज टू होलसमनेस. ये सप्लाइड एफ विथ मिल्क, द मिल्क कंटेन टाइफॉइड जर्म्स. Ape's wife consumed the milk and was infected and died. Here there was a breach of condition as to fitness. A was liable to pay damages. भाई गाय का दूध में प्रॉब्लम है तो गाय का प्रॉब्लम हुआ था, ये दूध बेचने वालों को पता है, दूध बेचने वालों को पता होता है, तो ये क्लेम कर सकता है, ये क्लेम कर सकता है. तो अभी सवाल उठता है, अच्छा देखो हम लोग इम्प्लाइड कंडीशंस पे कंप्लीट डिस्कशंस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लाइड वारंटी में बात करेंगे. और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइड वारंटी में नेक्स्ट दिन बताऊंगा, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो. केविट एम्प्टर. केविट एम्प्टर क्या है जानते हो? केविट एम्प्टर मतलब इंकी जो मुझे पूछ रहा था, क्या सर हम जाके बोल सकते हैं कि हम फैंसी मार्केट में गए और मुझे लगा कि सब एडिडास और रिबॉक का ही है, तो क्या वो सच में एडिडास रिबॉक का है? तो ये मैं आपको केविट एम्प्टर में बताऊंगा. डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. बट बिफोर दैट आप एक काम करो, पूरा का पूरा कंडीशंस ऑफ जो भी है, कंडीशंस जितना है इम्प्लाइड कंडीशंस पूरा रीड कर लो. इम्प्लाइड वारंटीज भी आप आराम से रीड कर सकते हो. नेक्स्ट दिन मैं वारंटी से ही चालू करूंगा, बट आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना. फिर मैं आपको केविट एम्प्टर बताऊंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया. कुछ डाउट हो मन में तो पूछ लो. कोई सवाल हो मन में तो भी बोल सकते हो. इनकी का जवाब मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है? तो केविट एम्प्टर में अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ, एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, बड़ा मजा आएगा उसमें. ओके सर, बताओ कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ टुडेज क्लास? कंडीशन वारंटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाकी और कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा डिस्कस करने से आपको क्लियर हो जाएगा. इफ एनी डाउट तो आस्क मी. ओके, नो डाउट. ठीक है सर, मैं आपके साथ मैट शेयर करता हूँ, ठीक है? जिनके पास मटेरियल नहीं है मैं उनको शेयर करता हूँ सॉफ्ट कॉपी. आप देख लो, रिवाइज करो, फिर आगे का चर्चा करूँगा, फिर आप लोग क्लास में बाकी चीज़ पढ़ लेना, ठीक है? तो चलो सर, बाय सबको, टाटा. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय बाय सर. बाय. बाय सर. बाय बाय.